हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 22 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के जब समाचार पे नज़र डालें तो जैसे कल ही हमने बताया था कि एक इमिशन गैप रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। ये ईयरली रिपोर्ट होती है। तो इमिशन गैप रिपोर्ट, हालांकि इंग्लिश में ही इसका नाम है लेकिन उसका अनुवाद हमको करना है क्योंकि आप लोग पूछेंगे फिर क्या है। तो उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 या उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2023 EGR, ठीक है। ये रिपोर्ट आई थी, परसों ही आई थी शाम को। तो मैंने कल इसको कोशिश की लेकिन काफ़ी डिटेल था तो मैंने कहा इसको हम आज पढ़ाएंगे। कल आपको बताया था तो वो रिपोर्ट है। आज के सभी न्यूज़पेपरों में ये प्रमुख रूप से रिपोर्ट है। और उसके बाद एक द हिंदू में ही इसी तरह की एक रिपोर्ट 16 नवंबर को OECD देशों द्वारा, जो कह सकते हो कि विकसित देशों का एक समूह है, उसके द्वारा एक जो जलवायु क्लाइमेट फाइनेंशियल या जलवायु वित्त पर एक रिपोर्ट आई है। जलवायु वित्त में जो है, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जलवायु न्याय के रूप में जो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अपने जलवायु अनुकूलन और जलवायु शमन के लिए जो उनको पैसा देना है, फंड देना है, उसके बारे में चीज़ें रहती है। तो उसको लेकर रिपोर्ट आई है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरी है वो एक कह सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी का न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसमें जो है आपके द इंडियन एक्सप्रेस में था कि भारत में जो पंजाब के सतलुज नदी है उसमें जो है टैंटुलम धातु पाई गई है। ये IIT रोपड़ जो है, पंजाब की में रोपड़ में IIT है, उसके अध्ययन दल द्वारा इसे पाया गया है। और ये रेयर मेटल है और इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आदि चीज़ों पर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम रिपोर्ट देखते हैं। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2013, जिसका हेडिंग है ब्रोकन रिकॉर्ड। देखिए ये हेडिंग ही है इसमें, ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट न्यू हाइट एट वर्ल्ड फेल टू कट्स एमिशन अगेन। ये इसका पूरा हेडिंग है। ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड का टूटना, रिकॉर्ड टूट गया है टेम्परेचर को लेके, लेकिन जो है दुनिया इसके जो इमिशन या उत्सर्जन कट का जो कम करने का जो लक्ष्य है उसको पुनः फेल कर गई है, उससे पुनः प्राप्त नहीं कर गई है। यह इस रिपोर्ट का शीर्षक है। यानी इसमें यह बताया गया है, अगर देखा जाए कि इस रिपोर्ट में कि जो उत्सर्जन है, वह उत्सर्जन का जो कार्बन उत्सर्जन है पिछले साल की अपेक्षा 1.2% ही बढ़ा है, लेकिन जो उत्सर्जन हुआ है वह अब तक का रिकॉर्ड उत्सर्जन है। और उसका प्रभाव दिख रहा है टेम्परेचर पे भी, यानी उत्सर्जन भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है टेम्परेचर पे, क्योंकि इस साल 2023 में 86 डे ऐसे हैं जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और पेरिस एग्रीमेंट 2030 के लिए लक्ष्य रखा था कि इसको 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस इसको करना है। और उससे पहले 7 साल पहले ही इसी साल ही 2086 दिनों में ये पार कर गया है। और ये रिपोर्ट कहता है कि अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये जो है 3 डिग्री, 2.9 डिग्री विभिन्न तरह से बताया है, और 2.5 डिग्री तक हो सकता है। लेकिन अगर देश, जिसमें वो ये भी मानता है कि भले फेल हो गए हैं लेकिन देशों द्वारा जो पेरिस समझौते के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कमी भी है, यानी ऐसा नहीं कि उत्सर्जन में कोई कार्य नहीं हुआ, उत्सर्जन में कार्य हो रहा है लेकिन उसका उस तरह से दर पे नहीं हो रहा है। अगर आपको पेरिस के लक्ष्य के 1.5% को पाना है तो आपको 42% रिडक्शन करना पड़ेगा, जो अभी कर रहे हैं 2-3 करना पड़ेगा। और अगर 2% वाला जो सदी के अंत तक का जो टारगेट है अगर उसे पाना है तो भी 28% का रिडक्शन करना पड़ेगा। यानी ये इस पूरे रिपोर्ट का लबोलुआब है। आइए चलिए इसको देखते हैं। UNP की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यह यूनाइटेड नेशन का एक कह सकते हो कि पर्यावरण के संदर्भ में एक संस्थान है। इसकी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023, टूटा हुआ रिकॉर्ड, इस पूरे का नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड, के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और
जलवायु प्रभाव तेज हो गए हैं, फिर भी दुनिया उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रही है। ये इस पूरे रिपोर्ट के बारे में है क्या कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है, जिसके कारण टेम्परेचर भी अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है, और उसका प्रभाव जो है जलवायु परिवर्तन के रूप में भी दिखाई दे रहा है, और पुनः दुनिया अपने उत्सर्जन टारगेट के, जो कटौती के टारगेट के लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में विफल रही है। यह रिपोर्ट अपना जब से प्रकाशित हो जा रही है उसका 14वां संस्करण है, और इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भविष्य के रुझानों को देखने और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को कैसे कम किया जाए, संभावित समाधान, और इसे दुनिया के कई शीर्ष जलवायु वैज्ञानिकों को एक साथ लाती कि कैसे संभावित क्या समाधान है और ग्लोबल वार्मिंग की क्या चुनौती है। इसके लिए जो है दुनिया के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जो चुनौतियों को भी समझ सके और जो कह सकते हैं उसके समाधान बता सके, उसको एक साथ वो लोग एक साथ आते हैं और ये रिपोर्ट UNEP के तत्वाधान में बनाते हैं। इस नीचे ही है, मैं अभी बता देता हूं कि आप लोग संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ये इमिशन गैप रिपोर्ट क्या होता है। तो ये हर साल आने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है जो जलवायु पार्टियों का, यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी होती है हर साल, उसके पूर्व आती है। और इसमें जो है ये जो रिपोर्ट होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो जलवायु जिसमें जो है देशों द्वारा, यानी जो विभिन्न देशों को जो नेशनल डिटरमाइंड गोल है NDC या NDG, यानी कटौती करने का जो उनके द्वारा स्वेच्छा से तय किया गया लक्ष्य है, उसमें और जो पेरिस का जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको कम करने के लिए जो चाहिए और जो किया जा रहा है, उसके बीच के जो उत्सर्जन का अंतर है, यानी जो देश कटौती कर रहे हैं उत्सर्जन में, वह और 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए जो उत्सर्जन करने की ज़रूरत है, उसके अंतर को ये रिपोर्ट बताती है और उसे कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में भी समाधान देती है। इसका रिपोर्ट का ये होता है कि जब ये अभी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी होगी तो उसमें निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी हो रही है तो 2 रिपोर्ट तो हर साल आती हैं। एक जो है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट की, जो जलवायु के परिवर्तन के मुकाबला करने के लिए जो एडाप्टेशन चाहिए, जो अनुकूलन चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए, उसमें कितना गैप है, इसको लेकर रिपोर्ट वो साल में 2 बार आती है, तो वो रिपोर्ट भी आ चुकी है। और एक आती है, हर साल आती है इमिशन गैप रिपोर्ट, जो अभी आई है 16 मतलब परसों मतलब सोमवार को 20 तारीख को, 20 नवंबर को रिपोर्ट आई है। और एक रिपोर्ट जो पेरिस में कहा गया था कि 5 साल बाद जो देशों द्वारा अपने नेशनल डिटरमिन्ड गोल है उसको लेकर जो है, या कट है, उसको लेकर जो क्या एक्शन लिया गया है, उस पर 5 साल बाद रिपोर्ट आनी थी। तो कोरोना आ गया था, वो रिपोर्ट भी इस साल आई है, उसको ग्लोबल स्टार्टेक रिपोर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो दुबई में COP28 होने वाला है उसमें ये तीनों रिपोर्ट आएंगी और इस पर विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। जैसे अगर अंतर को ही देखो तो ये रिपोर्ट क्यों आती है कि पेरिस के तहत जो 1.5 डिग्री लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो कटौती करना है और जो देशों द्वारा वर्तमान में कटौती किया गया है, दोनों का अंतर। तो ये बता रहे हैं कि अगर 42% कटौती करेंगे तभी वो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो ये रिपोर्ट बताती है कि केवल 14% संभावना है कि हम वो पेरिस एग्रीमेंट वाला 1.5 डिग्री लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भी संभावना है, बाकी सब कुछ देशों पर निर्भर करेगा कि देश इसमें क्या कहते हैं। तो इस रिपोर्ट का दुनिया को, रिपोर्ट का प्रमुख संदेश क्या है, तो इसमें पहला है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए कोई बधाई के पात्र नहीं हैं आप लोग या पूरी दुनिया, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आप अपने विनाश के रास्ते में एक नया रिकॉर्ड बनाए हैं। ये क्या कह रहा है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2021 में से 2022 तक 1.2% बढ़कर 57.4 गीगा टन कार्बन इक्विवेलेंट, यानी इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड के हो गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो विभिन्न देश हैं उनमें जब उत्सर्जन के मामले में देखा जाए तो उत्सर्जन के मामले में तो भारत भी काफ़ी योगदान दे रहा है ऐतिहासिक रूप से वैसे भी। लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति के आधार पर देखा जाए कि प्रति व्यक्ति विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तो काफ़ी भिन्नता है।
जैसे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है विश्व में औसत आ रहा है प्रति व्यक्ति 6.5 टन, तो उसका दूना है। उसमें जो अमेरिका रूस जैसे देशों में जो वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत है उसका दूना है, जबकि भारत में विश्व औसत से आधा है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्सर्जन तो बढ़ा है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति के आधार पे अभी भी अंतर काफ़ी बना हुआ है। और इसमें यह कहा गया है कि जैसे जैसे तापमान वृद्धि के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जलवायु प्रभाव तीव्र हो रहे हैं, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.5 से 3 डिग्री 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि की इसकी संभावना है। और यह तब अगर यानी जिस दिशा में हम अभी चल रहे हैं अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो हमारा औसत तापमान था, जबकि हमने प्रदूषण करना शुरू किया था उसके पहले, यानी जब नेचुरल था तो वो समय औसत तापमान जो था उससे हम 2.5 से यानी 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी 2030 तक, अगर पेरिस समझौते के तहत जो 2030 तक अपने कटौती के लक्ष्य को अगर हम कटौती में वास्तव में कमी नहीं करेंगे तो ये पहुंच जाएगी। और अगर हम कटौती में लक्ष्य इसको पहुंचने नहीं देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है यानी इस वर्ष रिपोर्ट में नया क्या है वो बता रहा है कि 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रगति हुई है। ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि ये बता रहा है कि हस्ताक्षर पेरिस एग्रीमेंट के बाद कहीं ना कहीं हमने क्लाइमेट उत्सर्जन में क्लाइमेट कंट्रोल में या उत्सर्जन में कमी की है। इसमें जो है जब समझौता अपनाया गया था तो उस समय जैसे अगर उसी तरह से चलता तो 2030 में ग्रीन हाउस गैस में 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था कि 2023 अगर उसी तरह से अगर जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो जिस तरह से प्रदूषण मतलब उत्सर्जन हो रहा था इमिशन, अगर उसी तरह से चलते तो 2030 तक उस स्तर में 16% ज़्यादा हो जाता, जबकि मौजूदा जो नीतियां हैं उसके कारण अभी अनुमानित वृद्धि केवल 3% होगी। यानी कि जब 2015 के लेवल पे 3% की वृद्धि होगी जिस दर पे हम चल रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं करते तो 2030 तक जो है उस समय जब ये पेरिस समझौता अपनाया गया था तो 16% हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम कटौती कर रहे हैं। अनुमानित 2030 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अभी भी पेरिस समझौते के 2 डिग्री सेल्सियस यानी पेरिस समझौते के तहत अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक केवल बढ़ने देना है तो आपको 28% कटौती करनी पड़ेगी, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो पेरिस में कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंफर्टेबल होगा कि अगर हम 2030 तक अगर अपने औसत तापमान को वैश्विक औसत तापमान को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रोके रखने में सक्षम हो गए तो भी सही है। उसके लिए 42% तक की जो अभी हो रही है उसमें 2030 तक कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा, यूं ही जो है लिप सर्विसिंग से काम नहीं होगा। ठीक है, और क्या इसमें कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सभी देशों को अर्थव्यवस्था के सभी यानी देश अर्थव्यवस्था व्यापी कम विकास उत्सर्जन प्रभावी नीतियों में तेजी लाने की जरूरत है। और क्या कह रहा है कि इसमें उत्सर्जन के लिए अधिक क्षमता और जिम्मेदार वाले देशों को अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई करना होगा, और विकासशील देशों को मदद करने की समर्थन करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ये कम उत्सर्जन वाले विकास को प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। यानी विकासशील देश कम उत्सर्जन कम इमिशन वाले ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जो विकसित देश हैं जो अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं उनको विकासशील देशों को मदद करने की आवश्यकता होगी। और ये रिपोर्ट गौर करती है कि अगर कार्यान्वयन 2025 में होने वाले एनडीसी के अगले दौर की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, जिससे 2035 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस की मांगों के अनुरूप स्तर पर कम किया जा सकता है। ये कह रहा है कि हम अगर इसमें मजबूती से कार्य करें तो 2025 में जो फिर से हमें एनडीसी लाना पड़ेगा यानी 10 साल बाद, अगर उसमें हम तेजी से कार्रवाई करें तो हम जो लक्ष्य है ना 2 डिग्री सेल्सियस तक 28% की कटौती हो जाएगी। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अपने आप को तापमान की वृद्धि को रोकना है तो 42% की रिडक्शन को हम किया जा सकता है, और इस तरह से प्रकृति को जलवायु परिवर्तन की संभावनाओं से जो है मुकाबला किया जा सकता है।
अब ये प्रश्न है, इसको तो पहले ही बता दिया था कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट क्या है। तो ये देखिए, यह इमिशन गैप रिपोर्ट देशों की वर्तमान प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन कहाँ पे है, यानी कहाँ पे पहुँच रहे हैं, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल उत्सर्जन को जो सीमित करने के लिए कहाँ होना चाहिए। यानी जो पेरिस एग्रीमेंट में था कि 2030 तक अगर हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि करना है तो हम कितना परमिसेबल उत्सर्जन है वो लक्ष्य, और हम जो अभी हैं इन दोनों के बीच के अंतर को ये रिपोर्ट ट्रैक करती है और इस अंतर को पाटने का तरीका बताती है। जैसे आप पूरे रिपोर्ट में ही देखा कि बता रही है कि हम अगर अभी चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हमारा बढ़ सकता है, और अगर हम जो है जिस तरह से और प्रयास कर दें, उस पर ध्यान दे दें, ये रिपोर्ट भी बताती है, तो अगर हम पेरिस का 1.5 डिग्री सेल्सियस लेना है जो इस रिपोर्ट का है, तो हम अगर 42% अपनी रिडक्शन कर दें तो वो संभव हो सकता है। हालांकि ये बहुत कह सकते हो कि बड़ा लक्ष्य है। अब इस पे रिपोर्ट आने से सिर्फ हमें समस्या तो पता चल गई, जैसे डायग्नोसिस सेंटर वाले ने रिपोर्ट तो बता दी, अब उसको डॉक्टर कौन है, नीति नियंता, और वही पेशेंट भी हैं। दुनिया के जो देश हैं वही इसके लिए जो जिम्मेदार भी हैं, वही रोग के कारण भी हैं, वही रोग के निदान करता, वही रोग के जो है उसके उपचार करता भी होंगे, और वही इसके रोगी पीड़ित भी हैं। यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार दुनिया ही है, कोई गैर नेचुरल सुप्रा नेचुरल पावर तो है नहीं। मनुष्यों ने उत्सर्जन किया है, मनुष्यों ने दुनिया के ऊपर संकट आया है, और ये दुनिया का संकट का पृथ्वी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो मानवता पे और जो आम उसके पारिस्थितिकी तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका हल भी हमको मिलजुल कर ही करना है। तो अब देखिए, इसी के लिए जो है काप का सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। अब वो 30 नवंबर से लेकर दिसंबर 2 या 3 दिसंबर तक सम्मेलन होना है दुबई में, COP 28। उसमें देखिए क्या कुछ होने की संभावना है। ठीक है, इसी तरह के यानी जलवायु के मिटिगेशन, यानी जलवायु में कटौती करना है। तो जैसे अभी पिछला रिपोर्ट ही बताया है कि जो विकासशील देश हैं जो कि कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं या कार्बन उत्सर्जन में उनकी योगदान प्रति व्यक्ति आधार पर कम है, उन और जो विकसित देश हैं, जो धनी देश हैं, जो संसाधन संपन्न देश हैं, वह ऐतिहासिक रूप से भी और वर्तमान रूप में भी कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। तो उनके द्वारा जो है विकासशील देशों को उनके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी यानी कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए वित्तीयन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है, उसके पहले भी कहा गया है, और पेरिस एग्रीमेंट में ये बात की गई थी कि जो प्रतिवर्ष विकसित देश हर साल, यानी 2020 तक ही था कि हर साल 100 अरब डॉलर, ये बार बार रुपए आ जाता है, 100 अरब डॉलर की सहायता जो है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिया जाएगा। इसी संदर्भ में जो है ये जलवायु वित्त की वस्तुस्थिति के बारे में OECD रिपोर्ट है। यह कह सकते हो कि विकासशील देशों, विकसित देशों और धनी देशों का एक संगठन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है। और ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यही जो देश है ना, यही देश ऐतिहासिक रूप से जो है कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं, और जलवायु वित्तीयन के लिए जो फंडिंग करनी है, जो पैसा देना है विकासशील देशों को, ये इन्हीं के द्वारा दिया जाना है। ऐसे में उन्हीं के एक संगठन द्वारा जलवायु वित्त की स्थिति पर रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमें उनकी विचारधारा को, और वो खुद अपने बारे में, अपने प्रगति के बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में जानने का हमें मौका मिलता है। खासतौर से जब अभी 1-2 सप्ताह बाद, अब तो 2 सप्ताह भी नहीं रहा, 1 सप्ताह बाद इस तरह का वैश्विक सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पे होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक जो है विकसित देशों द्वारा का एक संगठन है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, नई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि विकसित देश 2021 में विकासशील देशों की जलवायु समन
और अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए संयुक्त रूप से 100 अरब डॉलर जुटाने के अपने वादे से पीछे रह गए हैं। यानी ये रिपोर्ट जिन देशों को कहना ये कह रही है कि 2021 यानी अभी जो आंकड़ा है कि 2021 में जो 100 अरब डॉलर देना था उसके लक्ष्य से पीछे रह गए हैं, और यह समय सीमा यानी 2020 तक ही उनको करना था, उसके आगे फिर और बढ़ा देना था, लेकिन कोरोना के कारण वो खुद ही पीछे रह गए हैं। और विकसित देशों ने 2021 में 89.6 अरब डॉलर जुटाए, और ये 2020 की तुलना में 14% की गिरावट है। यानी कि जो 100 अरब डॉलर है वो तो नहीं है, साथ ही में जो 2021 में दिए थे उससे भी 14% कम है। यह कहीं ना कहीं इनके बारे ये बताता है कि ये खुद विकसित देशों की संस्था ही खुद मान रही है कि कहीं ना कहीं विकसित देशों द्वारा जो धन देना चाहिए था, जो वित्तीयन होना था, उसमें समस्या रह गई है। OECD रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह जो देखिए विकास संगठन मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा जैसे विकसित देशों का समूह है। ऐसे में इनकी जो रिपोर्ट है अगले सप्ताह जो जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी का 28 जो सम्मेलन हो रहा है दुबई में, उसमें इनकी विचारधारा और ये किस तरह की चीजें कहेंगे उसके बारे में समझने का जो है ये झलक पेश करती है। साथ ही ये रिपोर्ट बताती, जैसे ये बताया ना कि 20 में ही जो है ये 21 में जो है ये पीछे रह गए थे। ग्लासगो सम्मेलन में इन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम आगे फिर से कर देंगे, और 100 अरब डॉलर का जो होना था उसको नहीं करने के लिए उन लोगों ने जो है खेद जताया था। उसके बावजूद भी जो पिछले साल किया था उससे 14% कम किया है। यानी कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां विकासशील देशों को इनके बारे में, जैसे देखिए ये जो इससे हो रहा है कि विकसित देशों द्वारा पर्यावरणीय जलवायु वित्त जुटाने में विफलता, विकासशील देशों में जलवायु समन माने क्लाइमेट मिटिगेशन, जैसे कि क्या उसको करना है कम करने के लिए, रिडक्शन के लिए नवीकरण ऊर्जा के साथ साथ उत्सर्जन में कमी की आएगी यानी क्लाइमेट रिडक्शन, और अनुकूलन एडाप्टेशन के लिए जैसे जलवायु लचीली कृषि और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विकसित करना। रिडक्शन और एडाप्टेशन दोनों के संदर्भ में जो करने में इनकी, जैसे ये विकसित देशों को पैसा देना था ताकि विकासशील देशों में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाई जा सके, जिसको अपना के उत्सर्जन में कमी किया जा सके, और जलवायु प्रभाव से बचने के लिए जलवायु जो है अनुकूलन हो सके, एडाप्टेशन प्रौद्योगिकी अपनाया जा सके या व्यवस्था अपनाई जा सके, इन दोनों को कमी दिखाता है। और साथ ही में दुनिया के गरीब देशों के बीच ये दिखाता है कि जलवायु संकट से निपटने को लेकर विकसित देशों की गंभीरता कितनी है। यानी ये बताता है विकासशील देशों को कि जो विकसित देश हैं वो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को लेकर कितने जो है गंभीर हैं। जलवायु वित्त का लेखा जोखा कैसे किया जाता है, यानी इसमें अभी जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है वो उसको किसको जो है कैसे किसको जो है वो माना जाता है, यानी उसकी फाइनेंसिंग किस प्रकार की जाती है। तो जो ये रिपोर्ट है OECD की रिपोर्ट, इसमें ये भी पता चलता है कि 2021 में जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया द्विपक्षीय या बहुपक्षीय माध्यम से पैसा दिया गया था उसमें 73.1 बिलियन डॉलर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दिया गया था, और बाकी जो 89.4 है तो 73 डॉलर यानी लगभग जो है 90% जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारों द्वारा दिया गया था। उसमें से 73 बिलियन डॉलर में से 49.6 बिलियन डॉलर ऋण के रूप में प्रदान किया गया था। यानी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को ऋण दिया गया है, उसमें भी इनके द्वारा तो यह नहीं पता किया जा रहा है कि कैसे, लेकिन जो संस्था रिपोर्टिंग कर रही वो पा रही है कि इसमें से ज़्यादातर ये जो ऋण है वो कमर्शियल ब्याज दर पे, यानी कि वो अनुदान के रूप में नहीं है, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है। और उसमें जो उपलब्ध डेटा है ये बता रहा है कि अमीर देश अपने जलवायु वित्त दायित्वों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक दरों पर ऋण किस हद तक निर्भर है। और इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि जो रिपोर्ट है कि सार्वजनिक जलवायु वित्त पोषण का 2/3 हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह के वित्त पोषण से जुड़ी शर्तें गरीब देशों में ऋण तनाव को बढ़ा सकती है।
यानी कि जिम्मेदारी थी क्या, कि इनकी जिम्मेदारी थी कि ये ऐतिहासिक रूप से ये जो है पर्यावरण के प्रदूषण के लिए दोषी हैं। ऐसे में ये विकासशील देशों को जलवायु न्याय के रूप में सहायता, अनुदान, वित्तीय तंत्र देंगे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि वो जो अनुदान जो पैसा दे रहे हैं विकसित देशों में, तो जितना देना चाहिए उतना दे नहीं रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं उसका 2/3 से ज्यादा जो है ऋणों के रूप में है, वह भी कमर्शियल ऋणों के रूप में, यानी अनुदान वो नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन, विकासशील देश अपने यहाँ जो जलवायु रिडक्शन और जो समन के लिए जो प्रौद्योगिकी लाएंगे, वो उन पर ऋण के भार के रूप में है, जिसका ब्याज भी वो अपने उसमें जोड़ के दिखा देते हैं। ये बताता है कि इनका जो चेहरा। और जो समस्या आ रही है कि जलवायु वित्त के रूप में आकलन कैसे किया जा रहा है, कि किसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग किया जाएगा, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें भी लेके बड़ी विडंबना है कि ये रिपोर्ट में कुछ ऐसा दुनिया में जैसे जो वैश्विक स्तर पे जैसे आतंकवाद को लेके परिभाषा की कोई अस्पष्टता है। कोई किसी भी देश की आतंकवादी घटना जो है, जैसे अभी इजराइल में जो हमास ने किया, वो आतंकवादी घटना होने के बावजूद भी बहुत सारे देश उसको आज़ादी की लड़ाई करेंगे। उसी तरह से जलवायु वित्तीयन को लेकर है कि इसकी जो एक व्यवस्थित परिभाषा को लेकर जो है दुनिया में एक मत नहीं है। और एक मत कौन नहीं करने दे रहा, यही विकसित देश नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो परिभाषित हो जाएगा तो उनके दायित्व तय हो जाएंगे। अभी देखिए जैसे इसमें दिखा गया है कि कई सारे देश जो है विकसित विकासशील देशों में कई सारे होटल और आदि इन चीज़ों के भी वित्तीयन करके उसको अपने जलवायु वित्त में दिखा दे रहे हैं और ऋण दे रहे हैं, और ऋण पे जो ब्याज आ रहा है उसको भी जोड़कर दिखा दे रहे हैं कि हमने अपने जलवायु वित्तीयन को कर लिया। यानी इससे ज़्यादा तो कह सकते हो कि जो आप कह सकते हो कि विभत्स चेहरा जो है विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर तो नहीं दिखाई दे रहा है, कि विकासशील देशों में अनाप शनाप चीज़ों को जो है वो दिखा रहे हैं, और साथ ही में उसको उस पर हाई इंटरेस्ट रेट के रूप में भी दिखा रहे हैं, या जो उनके पहले से जो है जो अदर डेवलपमेंटल लाइबिलिटीज़ है, जो गरीबी उन्मूलन और इस तरह के लिए जो फाइनेंस दिए जा रहे हैं, उसको ही जलवायु वित्त के रूप में दिखाकर वो अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करेंगे कि हाँ हाँ हमारा इस साल जो है $100 अरब का लक्ष्य हो गया है, जैसा कि G20 में उन लोगों ने कहा। और ये रिपोर्ट भी यही कहती है। देखिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल जो है 2022 में $100 अरब का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो लोग कोई विशेष डेटा आंकड़े नहीं दे सकते हैं, इसलिए उस पर लेकर शक है कि वो वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन के लिए उनके मिटिगेशन और जो एडाप्टेशन के लिए पैसा जा रहा है, अनुदान जा रहा है, कि ये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के नाम पे एक कह सकते हो एक अलग तरीके से उनके लिए गंभीर चुनौती या ऋण संकट पैदा कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस क्या कह रहा है, एक तो पहले ही आपके ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन के कारण जो है गलत कार्यों के कारण विकासशील देशों को और कमजोर देशों को उनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के कारण वो अपने विकास को लेकर अगर कोई नीतियां बनाते हैं तो उन पे जो है रिस्ट्रिक्शन आ रही है, और वह आपका जो जिम्मेदारी है कि आप उसको फाइनेंसिंग करिए, एक तो वो फाइनेंसिंग पूरा नहीं हो पा रहा, जितनी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे जो दे भी रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं वो कमर्शियल ऋण के रूप में है, और उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण वो किसी भी ऐसे अरे गहरे प्रोजेक्ट में लगा के वो अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वही है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक विकासशील देशों को जलवायु में प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन, अब लीजिए अभी तो $100 अरब भी नहीं हो रहा, और विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब की आवश्यकता होगी, और 2026 से 30 के बीच में लगभग 2.4 यानी 2400 अरब की आवश्यकता होगी। और इनके द्वारा दिया क्या जा रहा है $100 अरब, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, उसमें भी तमाम तरह की अकाउंटिंग फ्लॉज की समस्या है, क्योंकि ये जलवायु फाइनेंसिंग को लेकर परिभाषा ही निर्धारित नहीं करने देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर उनका दायित्व तो निर्धारित हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए फिर भी अब जैसा होगा आप इसको पढ़िएगा। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। ये जो है अभी
धातु है, टैंटुलम धातु है, ये रेयर मेटल है। रेयर अर्थ से मत जोड़िएगा, रेयर अर्थ जो धातुएं होती हैं वो कह सकते हो कि वो थोड़ी अलग होती हैं, क्योंकि वो पाई तो बहुत बड़े पैमाने पे जाती हैं, लेकिन कहीं वो इकट्ठा, जैसे किसी सोर्स में वो बहुत कम मात्रा में और बहुत बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, इसलिए उनको रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है, वो अलग होते हैं। ये रेयर मेटल है। रेयर मेटल में जैसे कि ये महत्वपूर्ण यानी कम, जैसे आप सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम हुआ, इसी तरह से ये भी एक टैंटुलम भी एक तरह से मेटल है, वो रेयर है। अब एल्युमिनियम लोहा रेयर नहीं है, वो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बाकी उसी तरह की ये मतलब ये धातु है जो कम मात्रा में पाई जाती है और अपने कुछ विशेष गुणों के कारण ये महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। क्यों हम इसको चर्चा में क्यों है, पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी आईआईटी रोपड़, जो पंजाब में स्थित आईआईटी रोपड़ है, वहाँ के एक विशेषज्ञों की टीम ने सतलज नदी में इस तरह के जो है टैंटुलम धातु की जो है उपस्थिति का पता लगाया है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये भारत, पंजाब के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उपकरणों में किया जाता है। इनके कई सारे कार्य हैं, वह इनकी कहीं न कहीं जो भौतिक विशेषताएं हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं, उस पर निर्भर करता है। तो इनकी विशेषताओं में अगर देखा जाए तो ये बहुत कठोर हैं। आइए उसी साथ ही में देख लेते हैं, क्या ऐसे करके देखा जाए। आईआईटी रोपड़ का द्वारा जो है शोधकर्ताओं की टीम ने पंजाब में सतलुज नदी के रेत में एक दुर्लभ धातु रेयर मेटल टैंटुलम की उपस्थिति का पता पाया है। देखिए, भारत में जो सतलुज नदी में रेत में ये पाई, इसकी जो धातु की उपस्थिति का पता है, ये पहली बार जो है 19वीं सदी यानी 1802 या भी उसमें है, खोजा गया था यूरोप में। और इसका नाम जो है टैंटुलम, एक टैंटुमस करके एक देवता ग्रीक मैथोलॉजी है, उसमें नाम पे दिया गया है। उसको सजा के रूप में जो है पाताल लोक में पानी का देवता बना दिया, पानी में भेज दिया गया था, जहाँ पे उसको उसके आसपास पानी वोनी सब था, लेकिन वो प्यासा था। यानी ये जो नाम इसको दिया गया है ना, वो अभी इसके जब कि यह अपने आसपास के, जैसे जो यहाँ तक कि ये बहुत इसका इसमें क्षरण बहुत कम होता है। जैसे लोहा है, वो हवा में आते ही जो है करके धीरे धीरे उसको ख़राब हो जाता है, लेकिन ये अपने जो है पानी से, हवा से बहुत जो है कम वो करता है। यहाँ तक कि एसिड में भी जो है यह संसाधन उसको कोरिजन नहीं होता है इसका। इस वजह से ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण धातु हो जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से इसका इस्तेमाल जहाँ बहुत उच्च तापमान में किया जाना चाहिए होता है, वहाँ किया जा सकता है। इसका जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो इसको कह सकते हो कि विद्युत की कैपेसिटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। और देखा जाए तो वो उन कुछ धातुओं में है जिनकी इलेक्ट्रॉन विद्युत यानी स्टोर करने की जो है क्षमता, ये कैपेसिटर के रूप में बहुत ज़्यादा है, जो बहुत छोटे कैपेसिटर के रूप में ही बहुत ज़्यादा विद्युत इकट्ठा कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो विशेषज्ञ इसीलिए मानते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कि विशेषताएं, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इसका 73 होता है, यानी जितना प्रोटॉन है उसमें। यह ग्रे कलर का होता है, कलर तो देख ही चुके हैं, भारी होता है, बहुत कठोर होता है और आज उपयोग में आने वाली सबसे अधिक संक्षारण यानी जो कोरिशन प्रतिरोधी, जो एंटी कोरिशन धातुएं होती हैं उनमें से एक है। क्योंकि ये ना ऐसी धातु है जो एसिड, नॉर्मल टेम्परेचर पे एसिड, यानी इसको अगर एसिड से भी प्रक्रिया, दिक्कत तब आती है जब 150 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होता है, उससे ज़्यादा होता है तब। इसलिए यानी ये एसिड में भी ऐसा ही पड़ा रहता है, पूरा उससे कोई टच नहीं होता है। इसी कारण वो देवता, उसी तरह का जो मिथोलॉजी है कि उसको जो देव, जो ईश्वर थे, गॉड थे, ज्यूस, मतलब ज्यूस या क्या नाम है उनका, मिथोलॉजी ग्रीक वालों ने, उन्होंने उसको दंड के रूप में ऐसे जगह भेज दिया था जहां वो पानी के बीच में रहता था और
उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो किसी चीज़ को छू नहीं सकता था, किसी चीज़ को वो प्राप्त, वो उसको सजा दी गई थी। तो उसी तरह ये वो धातु मानी गई कि यह भी अपने आसपास, यानी यहाँ तक कि तेजाब में रहने के बावजूद भी उसको उससे टच नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही इसका नाम टैंटलम दिया गया था। और ये गुण इसको कई सारी हमारे लिए जो है उपयोगी बना लेता है। ठीक है, ये सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी क्यों होता है? क्योंकि जब ये हवा में आता है तो एक ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ऑक्साइड परत बना लेता है, जिसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। यह मजबूत और गर्म एसिड वातावरण के साथ भी अगर आप संपर्क कराएंगे तो भी ये जो है ऑक्साइड को जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, साथ ही में ये एकदम प्योर होता है, तो इसमें लचीलापन भी आता है। लचीलापन क्या होता है कि उसको तार के रूप में आप बना सकते हो, उसको खींचने पर भी वो लंबा खींच भी जाता है और मजबूत बना रहता है। यानी कि शुद्ध होने पर टैंटलम लचीला होता है कि इसे बिना टूटे एक पतले तार में खींचा जा सकता है। इसका गलनांक भी बहुत होता है, यानी इसको मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में केवल एक जैसे टंगस्टन और रेनियम ही हैं जिनका जो गलनांक अधिक होता है, यानी ऐसे में इनका प्रयोग जो है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर का उपयोग होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या क्या है, जैसे अभी बता ही रहे थे। तो इसके उपयोग का जो है सबसे ज़्यादा पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बना कैपेसिटर जो है, जो और प्रकार का कैपेसिटर होता है उसके तुलना में बहुत कम जगह पे बहुत ढेर सारा जो है आवेश इकट्ठा कर सकता है, जिसके कारण ये बहुत छोटा कैपेसिटर ही बहुत बढ़िया काम कर सकता है। और जो छोटी चीज़ों में, अगर छोटे से छोटे कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा हो सकती है, तो इसका प्रयोग करके आप जो है इसके छोटे छोटे चीज़ों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल और इस तरह की चीज़ों में, यानी स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस तरह के कैपेसिटर का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया ना कि ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, जैसे बताया कि सिर्फ 2 ही धातु है जिससे ये इससे अधिक होती है। तो ऐसे में जहां अक्सर हम प्लेटिनम का उपयोग करते हैं उसके विकल्प के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि प्लेटिनम बहुत महंगा है। तो प्लेटिनम के विकल्प के रूप में जहां पे ज़्यादा टेम्परेचर में काम करने की ज़रूरत होती है वहां पे इस मेटल का उपयोग किया जाता है। इसका चूंकि दुर्लभ है, चूंकि ये जो है ये उच्च गलनांक का है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, ये जो है संक्षारण चीज़ नहीं होती है। ऐसे में इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं में और जो उसमें लिक्विड होगा उसके साथ वो मतलब रिएक्शन नहीं करता है। साथ ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और ऐसे में जो है वो इसका हमें ऐसी धातु चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। हवाई जहाज आदि में जहाँ टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है, मिसाइलों के लिए एक घटक, मिसाइलों के लिए जो बाहरी आवरण होता है उसको एंटी हीट रेजिस्टेंस बनाया जाता है, ताकि जो री एंट्री टेक्नोलॉजी या वातावरण के घर्षण, तो इस तरह की चीज़ों में इसको बनाया जाता है। और भी धातुएं हैं लेकिन वो महंगी है, तो उसके विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही में यह जो जैसे देखा ना कि एसिड तक भी नहीं होता, तो जो शरीर के तरल हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा उनका भी ये इनएक्टिव रहता है। ऐसे में इसका प्रयोग करते हुए टैंटलम जो है शारीरिक तरल पदार्थों के प्रति भी प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण करने के लिए भी इसका किया जा सकता है। और जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि यह जो है टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट को अगर मिला दिया जाए तो एक ऐसा मिश्रण होता है जो ज्ञात सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है। यानी टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट का एक मिश्रण अगर बनाते हैं तो ये एक ऐसा कठोर मिश्रण तैयार होता है, एक ऐसा कठोर चीज़ तैयार होता है जो जितने हम कठोर चीज़ देखते हैं उसमें से एक है। और उस कठोर चीज़ों का उपयोग क्या किया जाता है, जो तेज कटिंग वाली मशीनें होती है उसके जो किनारे हैं उस पर लेपन आदि का कार्य किया जा सकता है। जैसे हाई स्पीड मशीन टूल्स के काटने वाले किनारों को किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके जो है खोज है। बाकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज स्वीडिश रसायनज्ञ एडर्स गुस्थापा ने 1802 में किया था, स्वीडन में किया था।
और इस दुर्लभ धातु का नाम ग्रीक पौराणिक व्यक्ति टैंटुलस के नाम पर किया गया है। अघुलनशीलता यानी एसिड में घुलता नहीं है, इस कारण ही इसका नाम जो है टेंटुलम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रही आज की जो है आपके प्रमुख समाचारों पे चर्चा, और उम्मीद है आप लोग वीडियो को देखते होंगे, पढ़ते होंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी प्रश्न हो उनको पूछिए। एक दिन बाद हैंड आउट आ जाता है तो उससे अपना नोट्स बनाइए और उसे बार बार तैयार करिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।